नमस्कार दोस्तों, हमारा संविधान हमारी आत्मा है। संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समान जीवन जीने का अधिकार दिया है। जाति, लिंग, समुदाय, अमीरी, गरीबी से ऊपर उठकर सम्मान और न्यायपूर्ण जीवन जीने का हक संविधान ने हम सभी को दिया है। लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में आप ठगा सा महसूस करते हैं, आपको न्याय नहीं मिल पाता, आप दर दर भटकते हैं, आप धक्के खाने को मजबूर हो जाते हैं। और जब जानकारी आपके पास सही नहीं होती तो आप समझ नहीं पाते कि आखिर इस जंजाल से किस तरीके से निकला जाए। आप चुप बैठ जाते हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका है, चुप्पी तोड़िए, मुंह खोलिए, अपने अधिकारों को समझिए। और आज से सच बाय तनु बालियान लेके आया है आपके लिए खास कार्यक्रम, जिसमें बात होगी आपके अधिकारों की। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अब चुप्पी तोड़ दीजिए, क्योंकि हम आपको आपके अधिकारों से रूबरू कराएंगे। आप सबका स्वागत है लीगल एडवाइस विद तनु बालियान में। और मेरे साथ जाने माने एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट है नितिन दादू जी हमारे साथ कनेक्टेड है। वो आपको जानकारी देंगे कि किस तरीके से आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो में। थैंक यू तनु जी, आपके इस शो के लिए, पहले न्यूज शो के लिए आपको मैं कांग्रेस कहना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, आपने ये शो जनरल अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस के लिए रखा है, तो इसके लिए पूरी लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। शुक्रिया नितिन जी। तो जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि देश के जाने माने अधिवक्ता, साथ ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के जो एडवोकेट्स है वो हमारे साथ कनेक्टेड होंगे और अलग अलग टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे, आपके अधिकारों से हम रूबरू कराएंगे। और आज का जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक जो है वो डिजिटल अरेस्ट को लेकर है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा विषय है जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। रोज हम अखबारों में, टीवी चैनल्स पर देखते हैं कि आज वहां उनके साथ धोखाधड़ी हो गई, आज करोड़ों रुपए बैंक खाते से उड़ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। एक अधिकारी आता है, आपको डिजिटल अरेस्ट करता है, कभी सीबीआई बनकर, कभी पुलिस वाला बनकर, कभी कुछ बनकर, और आप थक जाते हैं, ना चाहते हुए भी आप ट्रैप में फंस जाते हैं। तो आज हमारे साथ नितिन दादू जी कनेक्टेड है, जो कि आपको बड़ी बारीकी से, बड़ी ही सरल भाषा में ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर डिजिटल अरेस्ट है क्या और आप इससे कैसे बच सकते हैं। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, अगर आप नितिन जी से डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं तो लगातार नंबर जो है वो स्क्रॉल हो रहा है, उनकी ईमेल आईडी भी लगातार हम स्क्रॉल कर रहे हैं। तो आप नितिन जी से कोई भी सलाह आपको कानूनी लेनी हो तो आप ले सकते हैं, उनके नंबर पर कॉल करके, साथ ही उन्हें मेल कर भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो नितिन जी, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। और मेरा आपसे पहला सवाल है कि आप सरल भाषा में हमारे दर्शकों को ये समझाने की कोशिश करिए कि आखिर डिजिटल अरेस्ट क्या है और जो ये डिजिटल अरेस्ट इतना बढ़ता जा रहा है, इससे आखिर कैसे बचाव होगा। लेकिन पहले इस बात का जवाब दीजिए कि किस तरीके से जो डिजिटल अरेस्ट है वो आम जनता को आप समझाएंगे। देखो तनु जी, डिजिटल अरेस्ट बहुत कुछ है और कुछ भी नहीं है। अगर मैं आम भाषा में कहूँ, अरेस्ट है। हम अरेस्ट कब होते हैं? जब हम कोई भी एक क्राइम करते हैं, क्राइम ऐसा हो जिससे कि आम मानस को दिक्कत हो या आम मानस में कोई पीड़ा हो, कुछ भी हो, जो हम गलत करेंगे तो उसके लिए हम अरेस्ट हो गए। वैसे ही हम डिजिटल अरेस्ट को कहते हैं। अगर हम डिजिटल वर्ल्ड में, ऑनलाइन स्पेस, जो हम आज की युवा जनरेशन जो कहती है कि सबसे सेफर स्पेस है ऑनलाइन स्पेस में, ऑनलाइन कुछ भी कर रहा हूं मैं, सेफ हूं, अगर वो वहां पे कुछ भी करता है तो वो अरेस्ट होगा। डिजिटली काम करने के लिए जो अरेस्ट होता है उसे डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में। उसके लिए ये नहीं है कि जैसे आजकल आपने अभी मुझे कहा कि काफी कॉल्स आ रहे होते हैं, कोई सीबीआई बन के आता है, कोई कस्टम ऑफिसर बनकर आता है, कभी कोई पुलिस से आता है कि आपके यहाँ ये हो गया, हम आपको डिजिटल वो एक कैमरा ऑन करवा देते हैं, उसके आप सामने रहोगे। वो डिजिटली अरेस्ट नहीं होता। अरेस्ट मीन्स पुलिस आएगी, आपको लेके जाएगी। ये एक सिंपल अरेस्ट का सिंपल लेमन में है। आगे जैसे जैसे आप बताते जाऊंगा कि अरेस्ट के क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, कैसे अरेस्ट होते हैं,
क्या किसी के राइट्स है अपने अरेस्ट होने से पहले, अरेस्ट होने के बाद, वो इन द शो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। बिल्कुल नितिन जी, देखिए नितिन जी, जिस तरीके से आप के पास एक अनुभव है, आप लंबे समय से अपने पेशे में काफी मंझे हुए हैं, और जिस तरीके से आप हमारी ऑडियंस को लगातार बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं, एक सवाल इससे ही जुड़ा हुआ आपसे करूंगी। तो ये जरूरी है समझना कि अगर कोई ऑनलाइन गलती करे तो उसका रिजल्ट एक सीरियस लीगल एक्शन हो सकता है। क्या ये केसेस अब कॉमन होते जा रहे हैं नितिन जी? इस पर भी थोड़ा सा आप फोकस करिए। देखो सिंपल है, गलती करोगे सजा मिलेगी। आप घर में गलती करते हो, पेरेंट्स सजा देगी। आप स्टेट में करते हो, कंट्री में करते हो, सोसाइटी में करते हो, तो आपको एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होगी, चाहे वो पुलिस हो या कंसर्न डिपार्टमेंट्स हो, वो आपको सजा देगी देगी। और उसके ऊपर हमारा न्यायाधीश कानून है, कोर्ट्स है, वो आपको सजा सुनाएगी सुनाएगी अगर आपने कुछ गलती की। अगर आपने गलती नहीं की और आप एक विक्टिम हो, आप एक फेक सिस्टम का जो आजकल चल रहे हैं उसके शिकार होते हो, तो आपको सजा नहीं मिलेगी। ये मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा। आप डरना नहीं कभी भी, क्योंकि जो आज विक्टिम हो रहे हैं साइबर्स के, वो कहीं ना कहीं डर जाते हैं और वो उसका विक्टिम बन जाते हैं। आप डरो नहीं, आप खुल के आगे आओ। पुलिस को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को सबको अप्रोच करो। अगर कोई कहता है मैं कस्टम से हूं तो आप कस्टम डिपार्टमेंट में अप्रोच करो। कोई कहता है मैं पुलिस से हूं तो पुलिस डिपार्टमेंट को अप्रोच करो। आप इनका नहीं पता तो सिंपल है, आप साइबर सेल में अप्रोच करो ऑल ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप साइबर में कुछ भी ऑनलाइन आपके साथ गलत होता है, और मैं ये नहीं कहता कि मैंने गलत किया नहीं किया, किसी अब एजेड जो है, आज सीनियर सिटीजन जो है, वो इतने टैकी नहीं, उनसे गलत बटन दब जाता है, कभी कुछ हो जाता है, दब गया हो गया हो गया। बट आप साइबर सेल को रिपोर्ट करो, वो आपको कुछ नहीं कहेगी, वो आपकी रिकवरी ही करेगी, आपकी हेल्प करेगी। ऑनलाइन स्पेस में आपकी गलती होगी, आपको देखेगी डिपार्टमेंट। बिल्कुल। तो देखिए हमारे दर्शक जो इस वक्त हमसे कनेक्टेड है, जो सुन रहे हैं, वो इस बात पर भी फोकस करिए कि जो नितिन जी ने आपको अभी बताया है वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप किसी अगर ऐसे ट्रैप में फंसते हैं तो किस तरीके से निकल सकते हैं। एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। तो देखिए जिस तरीके से ऑनलाइन हम कुछ भी करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि हर डिजिटल एक्शन जो होता है वो ट्रेसेबल होता है और लोग के अंडर आता है। साथ ही लोगों को इन अरेस्ट के बारे में अवेयरनेस है क्या नितिन जी? ये थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखो लोगों को अवेयरनेस होती तो इतने साइबर क्राइम नहीं बढ़ते। साइबर फ्रॉड क्राइम की नहीं बात करूंगा मैं, पहले साइबर फ्रॉड की बात करूंगा। अगर लोगों को अवेयरनेस होती तो इतने साइबर फ्रॉड नहीं बढ़ते। और साइबर क्राइम इसीलिए बढ़ रहे हैं, हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है। और मोस्टली क्राइम साइबर क्राइम्स में क्या आता है कि देखो, मैंने आज सोशल मीडिया पे कोई हेट स्पीच दी, वो भी पार्ट ऑफ साइबर क्राइम है। मैंने किसी भी टाइप की चाइल्ड पोर्नोग्राफी, नॉर्मल पोर्नोग्राफी या कुछ अडल्ट कंटेंट या एक्सप्लिसिट कंटेंट मैं पोस्ट कर रहा हूँ, वो भी एक साइबर क्राइम है। या मैंने अपने पार्टनर से मेरी लड़ाई हो, उसकी कुछ प्राइवेट फोटोज है, वीडियोज है, वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, वो भी साइबर क्राइम का पार्ट आएगी। या मैं फेक आइडेंटिटी, जैसे आजकल यंगस्टर्स में देखा जाता है, वो फेक आईडी बना के, फेक अकाउंट फेसबुक के, इंस्टा के, वो चैटिंग कर रहे होते हैं, बट वो फेस अकाउंट के लिए किसी ना किसी का तो नाम चुरा रहे होते हैं, या वो रैंडमली रख लेते हैं, बट वो भी एक साइबर क्राइम है। ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी। जैसे कि मैं कहूँ, हमारे पेरेंट्स कहते थे चार, कुछ भी हम काम करते थे, चार लोग क्या कहेंगे। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, ऑनलाइन में आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, चार लोग क्या देखेंगे, ये याद जरूर रखना। कहने का सिस्टम गया, अब देखने का सिस्टम है। चार लोग क्या देखेंगे, ये एक साइबर में है कि आप कुछ भी कहीं भी आप ऑनलाइन आ रहे हो, आपको थ्रू आउट वर्ल्ड वाइड, इंडिया नहीं, आप इंडिया के बाहर की एजेंसीज भी आपको मॉनिटर कर रही होती है। आज मैं कहता हूँ कि आपके एक अकाउंट से, एक एग्जांपल देके बात करता हूँ, आज आप अपने एक अकाउंट से आप किसी एक छोटी सी कंट्री है के बारे में आप कुछ भी गलत लिख देते हो, आपको नॉलेज नहीं, आपने गलत कंटेंट डाल दिया, वो भी उस कंट्री के साइबर एक्सपर्ट्स आपको ट्रैक कर लेंगे, और उसका नतीजा ये हो सकता है, मे भी अगर आपको उस कंट्री में जाना हो, आप कभी जा नहीं सकते हो। वो आपको
कर दे, बैन कर दे अपनी कंट्री में आने के लिए। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आप साझा कर रहे हैं नितिन जी। और जिस तरीके से देखिए, एक बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर ये कही कि 4 लोग क्या कहेंगे नहीं, 4 लोग क्या देखेंगे। और ये दर्शक जो हमसे देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जरूर इस बात को समझ रहे होंगे। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सबके साथ साझा कर दूं कि लगातार हम नितिन जी का जो नंबर है वो फ्लैश कर रहे हैं। आप नितिन दादू जी से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं एक बार नंबर भी आपको बोल देती हूँ, अगर आपके पास पेन हो तो आप नोट कर लीजिए। 8700410243 ये नंबर है, लगातार स्क्रॉल भी हो रहा है। साथ ही मेल आईडी है एडवोका ADVOCADESIGN design@gmail.com। आप सीधा नितिन दादू जी को मेल कर सकते हैं। और अगर आप किसी परेशानी में हैं, आपको कोई सलाह चाहिए, तो आप कनेक्टेड हो सकते हैं उनसे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉज गवर्निंग डिजिटल अरेस्ट इन इंडिया। अब आपसे समझना चाहूंगी मैं दादू जी कि इंडिया में डिजिटल अरेस्ट के लिए कौन कौन से कानून है, क्योंकि बहुत से दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा कि कौन कौन से कानून है। तो आप ये भी बताइएगा और आप हमारे व्यूअर्स को इस बारे में भी जरूर गाइड करें कि वो कानून थोड़ा सा इस तरीके से एग्जाम्पल के साथ गाइड करिएगा नितिन जी, ताकि वो नोट डाउन भी कहीं पे कर रहे हो तो उनको अच्छे से समझ में आ जाए और एग्जाम्पल से और अच्छे से वो समझ सके। देखो, इंडिया में डिजिटल साइबर क्राइम के लिए सबसे बड़ा एक्ट है आईटी एक्ट 2000, जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कहते हैं। प्लस उसके साथ साइबर क्राइम में मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कैटेगरीज की भी हमने, कि हम एक्सप्लिसिट कंटेंट डालते हैं या हेट स्पीच डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, या किसी के अगेंस्ट मैंने डेफेमेटरी स्पीच डाल दिया। अगर वो मैं डेफेमेटरी स्पीच डाल रहा हूँ, आईटी एक्ट तो कवर करेगा प्लस अपना आईपीसी का 500 और बीएनएस का 356 भी उसमें कवर करेगा। अगर मैं किसी को डेफेमेशन दे रहा हूँ, उसके बारे में गलत बोल रहा हूँ, विदाउट नॉलेज, विदाउट एनी प्रूफ एंड एविडेंस, वो मेरे पे अगर डेफेमेशन का केस करना चाहते हैं तो करेगा। तो आईटी एक्ट प्लस अपना आईपीसी 500 बीएनएस 356 के अंडर करेगा। और अगर कोई फ्रॉड होता है, साइबर फ्रॉड जिसे कहते हैं कि लाखों की ठगी हो गई, करोड़ की ठगी हो गई, उसमें आईपीसी 420 जाएगा प्लस बीएनएस का 318 जाएगा, 318 बीएनएस 318 जाएगा। पहले हम आईपीसी जिसे 420 कहते थे, अब बीएनएस में वो 318 हो गया, प्लस आईटी का एक्ट, आईटी एक्ट रहेगा साथ। पहले एक आईटी एक्ट और होता था 66A, वो अब सुप्रीम कोर्ट ने और कॉन्स्टिट्यूशनल से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। उन्होंने डायरेक्ट आईपीसी के अंदर प्लस आईटी एक्ट के अंदर उसे ले आए। आपका मेन क्राइम क्या है, उस क्राइम से आपको आईपीसी बताएगा, प्लस उसमें आईटी एक्ट और लग जाएगा। बिल्कुल, देखिए बहुत सरल भाषा में आपने समझाने की कोशिश की है हमारे दर्शकों को। इसके साथ एक चीज जानना चाहूंगी, आईटी एक्ट साइबर क्राइम्स के लिए काफी स्पेसिफिक है क्या? इसका जो स्कोप है नितिन जी वो ब्रॉड है? हाँ, इसका स्कोप बहुत ब्रॉड है आईटी का। इसमें अरेस्ट अलग अलग तरीके से होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप उसमें क्या की है आपने। जैसे मैंने आपको अभी लिमिटेड ही बताया, इसमें एक सबसे बड़ा पार्ट आता है जो हम, मेरे पास जो साइबर फ्रॉड कॉल्स कैसे आ रही है। आज आपने एक सिंपल, मैं आपको एग्जांपल देके देता हूँ। ये बहुत बड़ा इशू, और ये इशू के साथ साथ आईटी साइबर फ्रॉड भी है, प्लस एक बहुत बड़ा स्कैम है इंडियंस के साथ। आज आप एक छोटा सा लोन लेने जाते हो, आपने XYZ बैंक से एक लोन लिया, आपने अपनी सारे कार एग्जांपल लेते हैं, आपने एक कार लोन लिया, XYZ बैंक ने आपको लोन इशू किया, आप उसकी रेगुलर पेमेंट दे रहे हो। बात नहीं है कि आप पेमेंट दे रहे हो नहीं दे रहे हो, आप रेगुलर उसकी ईएमआई पे कर रहे हो। आप देखना, आपका 3 साल का लोन है, आपको 1 साल के बाद कुछ अलग अलग एजेंसियों के फोन आएंगे कि मैं आप अपने कार पे टॉप अप लोन ले लो। वो हम बैंक के ब्याह पे बोल रहे हैं, फलाना फलाना XYZ बैंक के ब्याह पे बोल रहे हैं। जब उनसे डिटेल में बात करोगे कि रुपया कमा रहे हैं, आपके इंफॉर्मेशन में क्या क्या है, आपका नाम और मोबाइल नंबर सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन।
उसके बाद आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आपका एड्रेस, आपकी एजुकेशन, आपका नाम, मोबाइल नंबर, एजुकेशन चली गई। आपको आज एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वाले फोन करना स्टार्ट कर देगी कि मैडम आप बीकॉम एमकॉम के लिए एडमिशन ले लो, आगे फर्दर स्टडीज के लिए ले लो। आज आप जॉबलेस हो, आपको साइबर फोर्स के कॉल आएंगे, मैं आपको दुबई जॉब लगा देता हूँ, गल्फ में जॉब लगवा देता हूँ, जर्मनी जॉब लगवा देता हूँ, वीजा क्लियरेंस हो जाएगी, आप लाखों करोड़ रुपए उनको दे देती हो। ये सारे के सारे हैं। जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, ये सारी चीजें भी आईटी के अंदर आएगी, साइबर सिक्योरिटी। तो आईटी का स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि आज हम पूरा का पूरा आईटी में ही जी रहे हैं। मैं मोबाइल भी यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप भी यूज कर रहा हूँ, टैब भी यूज कर रहा हूँ, हर चीज स्मार्ट यूज कर रहा हूँ। तो जहां हम स्मार्टनेस यूज कर रहे हैं, वहां हम अपना डाटा स्टोर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और समझना चाहूंगी नितिन जी आपसे, अगर किसी को डिजिटल अरेस्ट हो जाता है, मान लीजिए किसी को हुआ हो या फिर किसी को हो जाता है, तो क्या तुरंत बेल मिल सकती है? ये चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखो, वो उसके नेचर ऑफ ऑफेंस पे है, उस पे क्या एलिगेशन है, क्या ऑफेंस किया है। दो टाइप के बेल होती है, एक बेलेबल ऑफेंस होती है, एक नॉन बेलेबल होती है। अगर उसने इंडियन कंट्री का अपना कंट्री का या कुछ नेशनल सिक्योरिटी से छेड़छाड़ की है, जैसे आप लोग आमतौर पे सुन रहे थे कि अभी भी लेटेस्ट अभी न्यूज में आ रहा था कि एक बंदा पकड़ा गया, उसने ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दी है, इंफॉर्मेशन शेयर की है। अगर ऐसे कुछ साइबर एलिगेशन लगते हैं तो ये नॉन बेलेबल होती है। और अगर कुछ आपने डेफेमेटरी कंटेंट डाला या कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जिससे कि किसी को इतना हर्ट नहीं हुआ, इतना नुकसान नहीं हुआ, छोटा मोटा हुआ, उसमें हम बेलेबल में जाके हम बेल ले सकते हैं। ये टोटली डिपेंड होता है कि उसने क्या क्राइम किया, उसको क्या लगा है। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, अगर कोई अरेस्ट होता है तो उसके लिए क्या है? उसके लिए देखो, सिंपल तीन चीजें होती है। राइट टू नो उसका ग्राउंड्स, कि उसे पुलिस क्यों गिरफ्तार करने आ रही है, उसके राइट्स हैं। आज अगर कोई मेरे को कहता है, एजेंसी है, डिपार्टमेंट, आपको हम डिजिटल अरेस्ट करें, मेरे सबसे पहला राइट्स है, मुझे किस गुनाह के अंतर आप अरेस्ट कर रहे हो, मैंने क्या गलती की, मैंने क्या गुनाह किया, वो आप मुझे बताओगे। तो कोई भी एनफोर्समेंट एजेंसी होगी, वो आपको पहले आपका क्राइम बताएगी, आपने ये गलत काम किया, ये क्राइम किया, इसलिए हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। दूसरा मेरा राइट्स है, राइट टू लीगल एड, कि मैं अपने एडवोकेट्स को, अपने लीगल जो भी मुझे रेमेडी चाहिए उसको मैं यूज कर सकता हूँ, कि मेरे को एडवोकेट करना है, कुछ करना है, लीगल हेल्प चाहिए, जो भी है तो वो कर सकता हूँ। तीसरा है राइट टू रिमेन साइलेंस, कि मैं एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को जब तक कोई स्टेटमेंट ना दूं, कि जब तक कोई मेरे पास लीगल एडवोकेट या लीगल काउंसिल नहीं आ जाता मेरा, उससे बात करने के बाद ही मैं कोई स्टेटमेंट रिलीज करूं। बिल्कुल नितिन जी, क्या आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, कुछ उदाहरण दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स को, जिससे कि उनको बड़ी सरल भाषा में समझ में आ जाए? देखो, इसमें देखो, एग्जांपल की बात सबसे बड़ी ये है कि हम दो या तीन तरीके से, अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं। कि जैसे लेट्स सपोज मैंने आज मेरी पार्टनर से लड़ाई हो गई, मैं आज जो आजकल सिनेरियो चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स का, उनका लड़ाई हो गई और उन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ कमेंट्स सोशल मीडिया पे डाल दिए, बट उनसे उनकी इमेज और कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होता तो कुछ नहीं है, बट उन्होंने उसके साथ कुछ प्राइवेट वीडियोस डाल दी या कुछ एक्स्ट्रा कुछ लिख दिया जिससे कि उनकी इमेज को और उनकी पोजीशन को डैमेजेस होता है, तो उसके अगेंस्ट वो डेफेमेटरी एक्शन लेंगे, तो वो एक केस बनता है। या कभी कभार क्या होता है कि मैं आज कॉन्फिडेंशियल मैं अपनी ऑफिस की कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में बैठा हूँ, सिस्टम चल रहा है, कुछ नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, और वो मैंने गलती से पॉज कर दिया, या कुछ इश्यूज थे वो मैंने पॉज कर दिया, या वो मैंने वीडियो बना रहा था कि अपनी नॉलेज के लिए, वो गलती से वो वीडियो लीक हो गई, तो उसमें भी हम एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्फिडेंशियलिटी या डाटा है वो आप लीगली नहीं बाहर निकाल सकते। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप किसी को इमेज खराब कर रहे हो तो डेफेमेशन जाएगा, आप किसी के अगेंस्ट जा रहे हो तो उस हिसाब से आपके अगेंस्ट एक्शन होगी। बट हाँ, साइबर में एक ही चीज याद रखना है, चार लोग देख रहे हैं, आप कुछ भी करते हो, एजेंसीज देख रही है, आपका सर्कल देख रहा है,
आपके फ्रेंड्स फैमिली सब आपको देख रहे हैं, क्योंकि आजकल हर कोई इंटरकनेक्टेड है। चाहे मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहूँ या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको आप यूज कर रहे हो, हर कोई उधर से इंटरकनेक्टेड है। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। नितिन जी, एक चीज और, जब प्राइवेसी की बात हो रही है तो आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए प्राइवेसी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर कोई चाहता है कि उसका जो डेटा है वो शेयर ना हो, उसकी पिक्चर्स शेयर ना हो, जिस तरीके से हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्या जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उस दौरान जो हमारी प्राइवेसी होती है वो प्रोटेक्ट होती है क्या? हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है हम इंडियंस का। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे सिटीजन्स को, राइट टू प्राइवेसी। जी। मेरी प्राइवेसी, अगर मैं कहता हूँ कि मेरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और मैं हाँ, ट्रायल में हूँ, उसको प्राइवेट रखना है और उसके लिए मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ, तो कोर्ट भी उस रिक्वेस्ट को मंजूर करती है और उसको अंडर प्राइवेट सेक्शन में ट्रायल चलता है पूरा। उसमें मीडिया डिबार्ड होती है और जो कंसर्न पर्सन होते हैं वो। और दूसरा होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आ रहे होते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, वो भी आपके लैपटॉप मोबाइल विदाउट प्रॉपर वारंट नहीं ले सकते और आपकी कोई भी डिटेल पब्लिकली मीडिया में या कहीं और भी वो नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए प्राइवेसी को लेकर कोई खतरा नहीं है, प्राइवेसी जो है वो बिल्कुल प्रोटेक्ट रहती है, ये एक क्लियर हो गया है। हाँ तनु जी, बस इसी चीज को मैं एक चीज करके और समझाऊंगा, जो हमारे व्यूअर्स को समझाना चाहूंगा कि जो डरते हैं कि मेरे से गलती हुई। अभी रिसेंटली किसी मेरे नोनटू के साथ हुआ है एक साइबर फ्रॉड। उनके पास एक फोन आया कि हम कस्टम से बोल रहे हैं आपका एक पैकेट आया है एयरपोर्ट पे, जब तो उसमें अनवांटेड मटेरियल्स निकले हैं, वो एनडीपीएक्स के अंदर आते हैं, तो हम आपको सम्मन भेज रहे हैं और आप आ जाओ। फिर उनका वही सेटअप कॉल्स आया कि आप इतने दे दो, अभी डिपार्टमेंट में नहीं। बट उनका 2 या 3 घंटे जब वो परेशान हो गए, उनका फोन आया कि ऐसे ऐसे हुआ। मैंने सबसे बड़ा क्वेश्चन किया, आप पहले पानी पियो, ये सोचो कि आपका कोई पार्सल आ रहा था या नहीं आ रहा था। कहते नहीं आ रहा था। मैं किसी ने आपको गिफ्ट भेज रहा था। कहते नहीं। तो मैं जब कोई पार्सल आना ही नहीं है आपके पास, तो कहां से जब्त होगा। और किसी ने आपके नोनटू ने भेज रहा है, आपको लगता है कि बर्थडे आ रहा है या कोई एनिवर्सरी आ रही है या बच्चे भेज रहे हैं, ब्रदर्स या कोई सिबलिंग भेज रहे हैं, कुछ भी रिलेटिव भेज रहे हैं, आप उनसे कॉल करके पूछो कि आपने कुछ भेजा है नहीं भेजा है। अगर कहीं से कोई पार्सल नहीं आ रहा तो लीव इट। अदरवाइज 1930 आज की तारीख में सबसे बड़ा नंबर है 1930। कहीं भी आपको लगता है आपके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है, साइबर ठगी हो रही है, या आप दिक्कत में आने वाले फ्यूचर में इस एक्शन को लेके, 1930 पे कॉल पे ही आप रजिस्टर कर सकते हो सारा मैटर। बिल्कुल। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर नितिन जी ने दी है कि 1930 आप नोट कर सकते हैं अपने मोबाइल में नोट्स पे, या फिर आपके पास नोट पैड हो तो आप उस पर नोट कर लीजिए। 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं। और जिस तरीके से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि स्क्रॉल पर नितिन जी का जो नंबर है और ईमेल आईडी फ्लैश हो रहे हैं, आप उनसे कोई भी कानूनी सलाह लेनी हो तो उनसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। अब नितिन दादू जी, आपसे जानना चाहूंगी कि डिजिटल अरेस्ट की जब बात हो रही है तो डिजिटल अरेस्ट की फील्ड में कौन कौन से वो चैलेंजेस हैं जो आज आप हमारे व्यूअर्स को, दर्शकों को समझा सकते हैं सरल भाषा में? सबसे बड़ा चैलेंजेस आपको आता है कि लोगों को अपने ही राइट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है। कोई ना लॉ की अवेयरनेस ना राइट्स की अवेयरनेस सबसे बड़ा है। इसके लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और हमारी गवर्नमेंट कंटिन्यूसली वर्क कर रही है कि इसको, कि जैसे कि अवेयरनेस प्रोग्रामिंग्स के थ्रू, अलग अलग सेशंस के थ्रू लोगों को बता रहे होते हैं कि, और 1930 आज पूरा साइबर सेल साइबर फ्रॉड तो के लिए है पूरा तैयार कि कोई भी साइबर फ्रॉड हो तो उसको निपटने के लिए तैयार है, उनको एक्शन लेने के लिए। उनका सब साइबर अवेयरनेस के लिए लोग जितना डिजिटलाइज होते जा रहे हैं उतना ही डिजिटल उन्हें नहीं पता। मैं एक चीज कहता हूँ, जो हमारा मोबाइल फोन है उसके लाख आप फायदे गिनवा सकते हो, बट मैं कहता हूँ सारी इंफॉर्मेशन है। लेट्स सपोज अगर मोबाइल फोन्स में ब्रेन आ जाए और वो अपनी करने लगे तो सब कुछ एक डिजास्टर हो जाएगा। गवर्नमेंट उस लेवल पे भी समझाना चाहिए कि आप मोबाइल्स में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना पर्सनल कंटेंट कम से कम रखो।
उसको सिक्योर जोन में रखो, ऑनलाइन सिक्योर जोन नहीं है। और सबसे बड़ा है जुडिशियल, एक इशू आता है कि आज मेरा क्राइम एक स्टेट में हुआ और विक्टिम अलग है, एक्यूज अलग स्टेट में है, विक्टिम अलग स्टेट में है, इसमें 3 स्टेट अलग, जुडिक्शन अलग हो गया, तो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है वो बड़ी स्लो हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल नितिन जी। यहाँ पर एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगी कि जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो इन चैलेंजेस को एड्रेस कैसे करते हैं, और जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आपके हिसाब से आप किस तरीके से हमारे व्यूअर्स को बहुत सरल भाषा में ये समझा सकते हैं? उनका यही है कि आप सबसे ज्यादा अवेयर रहो, हर चीज को सोच समझ के आप देखो, हर चीज पे आप क्लिक मत करो, और गवर्नमेंट जो कह रही है एटलीस्ट उनकी एक बार सुनो। लॉ एनफोर्समेंट ऑफिस एजेंसीज के बार बार वो कैंपेन चल रहे हैं साइबर को लेके कि ऐसे बच सकते हैं, ऐसे बच सकते हैं, ये इन चीजों पे क्लिक नहीं करो। जैसे होता था कि बचपन में पेरेंट्स कहते थे कि किसी का दिया नहीं खाना, कि कोई अननोन बंदा देता है खाना तो नहीं खाना। हमारे साइबर सेल्स वालों ने सबसे अच्छा निकाला इसका। जैसे मम्मी पापा कहते थे कि अननोन बंदे का दिया नहीं खाना, आज हम बच्चों को समझाने पेरेंट्स को अननोन क्लिक्स पे नहीं क्लिक करना, क्योंकि पेरेंट्स को, सीनियर सिटीजन को इतना नहीं पता होता। हमने अपनी फैसिलिटीज के लिए उनको मोबाइल फोन्स दिए है, वो गलती से क्लिक हो जाता है और वो एक डिजास्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कि बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं, अदरवाइज बैंक अकाउंट नहीं हो रहे होते। कई कई केसेस में तो ऐसा देखा गया रूरल एरिया में, वो आपके बैंक अकाउंट खाली नहीं करेगी, वो आपका कैमरा एक्सेस करके छोड़ देगी। 3-3 4-4 दिन तक आपका कैमरे की रिकॉर्डिंग उनके पास जा रही है। अब उस वक्त आपने ऐसे जगह कैमरा रखा और आप कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो आपका पूरे की पूरी रिकॉर्डिंग जा रही है, आपके घर का व्यू जा रहा है, तो वो आप खुद ही अपने घर की राखी दे रहे हो। तो हर तरफ से चेक करते रहो, अवेयर रहो। बिल्कुल नितिन जी, अब जब हम उस पड़ाव में आ गए हैं कि हमें अब अलविदा लेना है, उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को कुछ सजेशन देना हो या आपके कुछ गोल्डन वर्ड्स हो, तो प्लीज आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर जरूर करें। मेरा गोल्डन वर्ड्स व्यूअर्स के लिए साइबर के रिगार्डिंग यही है, हर मोबाइल में चाहे आपका हो, पेरेंट्स का हो, 1930 को टॉप मोस्ट पे सेव करें। कुछ भी होता है, आपको डाउट भी है कि आपके साथ होने वाला हो रहा है, तुरंत कॉल कर दो। ये मत सोचो कि आप कल्प्रिट हो या नहीं हो, कि मेरे घर पे कोई पार्सल आ रहा है, मैंने अमेज़न से मंगवाया, कुछ मंगाया, बात की बात है, आपने क्लियर चीज मंगाई है, आप सेफ हो, आप कॉल करो। और डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी अनएथिकल ना करे, कुछ भी उल्टा सीधा पोस्ट ना करे, हर व्यूअर से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अदरवाइज आप लोगों को एक लीगल एक्शन का फेस करना पड़ सकता है। बिल्कुल, तो देखिए आज नितिन जी हमारे साथ कनेक्टेड थे, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने बहुत हम सब से साझा की और कहीं ना कहीं हमें अवेयर किया कुछ ऐसी चीजों से जो शायद आप और हम नहीं जानते थे। और 1930 उन्होंने नंबर आपको बताया है कि जो आप लोग नहीं जानते या फिर जो लोग जानते भी है वो फिर भी एक बार नोट कर लीजिए। और एक बात और कही नितिन जी ने इस पूरे शो के दौरान कि 4 लोग क्या कहेंगे नहीं, 4 लोग क्या देख रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। तो नितिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचाने के लिए जो शायद हमारी आम और भोली भाली जनता नहीं जानती और ना चाहते हुए भी ट्रैप में फंस जाती है और करोड़ों, लाखों और हजारों रुपए चुटकी में गवा बैठती है। एक बार फिर से आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगी कि नितिन जी से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। मेल आईडी लगातार फ्लैश हो रही है, उनका नंबर भी फ्लैश हो रहा है, मैं एक बार रिपीट भी कर देती हूँ, 8700410243। ये नितिन दादू जी का नंबर है। साथ ही मेल आईडी एडवोका डिजाइन ADVOCADESIGN@gmail.com, आप डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। आपको कोई भी कानूनी सलाह लेनी हो, आप बेझिझक फोन करिए और आप अपने अधिकारों को समझिए। एक बार फिर से सच बाय तनु बालियान आपसे अपील कर रहा है कि चुप्पी तोड़िए, मुंह खोलिए, अपने अधिकारों को समझिए और अपने अधिकारों के लिए लड़िए। धन्यवाद नितिन जी आपका।
तो हम फिर से हाजिर होंगे एक नए शो के साथ, एक नई कानूनी सलाह के साथ। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सच बाय तनु वालिया।